लखवाड़ परियोजना को व्यय वित्त समिति से मिली हरी झंडी। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार को कवायद शुरू, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा प्रस्ताव। हरिद्वार में अफसरों के ट्रांसफर का सिलसिला जारी, एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने किए ताबड़तोड़ तबादले, 27 दरोगा का किया स्थानांतरण। उत्तराखंड में 1 लाख ट्रांसपोर्टरों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने व्यावसायिक वाहनों का 6 माह का टैक्स किया माफ। उत्तराखंड में मौसम अलर्ट जारी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में आज भारी बारिश के आसार, बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून से खबर, अक्टूबर में पीएम नरेंद्र मोदी आ सकते हैं केदारनाथ। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, पीएमओ से उत्तराखंड पहुंची टीम और पिछले हफ्ते से ही शुरू हुई है 4 धाम यात्रा। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, पिछले हफ्ते से ही शुरू हुई है 4 धाम यात्रा। करीब 5 महीने बाद होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। केदारनाथ धाम नवनिर्माण के तहत हुए विकास कार्य और कई कारणों से पीएम मोदी का दौरा होगा अहम, और ये दौरा अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं केदारनाथ धाम और पीएमओ से उत्तराखंड टीम पहुंच गई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, पिछले हफ्ते से ही 4 धाम यात्रा शुरू हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं और केदारनाथ धाम नवनिर्माण के तहत विकास कार्यों का जायजा भी ले सकते हैं। कई कारणों से पीएम मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं केदारनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। पीएमओ से उत्तराखंड टीम पहुंच चुकी है और पिछले हफ्ते से ही 4 धाम यात्रा शुरू हुई है। और इसी खबर को लेकर के ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और कई सारे जो विकास कार्य हैं उनका जायजा भी लेंगे। प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा नहीं होगा, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जो है बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ का पुनर्निर्माण, और उसको लेकर के लगातार जो है जो केदारनाथ घाटी है उसमें उसको सजने और संवरने का जो काम है वो लगातार जो है वो जारी है। और अभी जो अपडेट है उसमें पीएमओ से एक टीम आई है जो संरक्षण कर रही है, निरीक्षण कर रही है, और उसके साथ जो है जो अक्टूबर माह में ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आएंगे और साथ ही पुनर्निर्माण को लेकर, यानी कि केदार घाटी में कितना नव निर्माण हुआ है उसको, उस कामों का जो है वो जायजा लेंगे। कि अभी तक की बात करें तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनके कार्यकाल के बीच में अभी तक प्रधानमंत्री नहीं आए हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी है कि 2022 के आगामी जो चुनाव हैं वो लगभग 5 महीने बाद जो है प्रदेश में होने जा रहे हैं, यानी कि 2022 में। तो कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक माहौल है उसकी दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण होगा। और इससे पहले भी कई बार जो है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो खास तौर से जो है प्रधानमंत्री को केदारनाथ आने का जो है न्योता जो वो देके आ चुके हैं। और अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही जो है अक्टूबर माह में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो दोबारा केदारनाथ घाटी में आएंगे और दोबारा जो है पुनर्निर्माण को लेकर के कितना काम अभी तक घाटी में हुआ है और किस तरीके से उस काम को जल्द से जल्द किया जाए, तो तमाम इन चीजों को लेकर के वो उनका ये अहम दौरा जो है वो अहम माना जा रहा है। जी राजेश जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर यहाँ पर देहरादून से बता रहे हैं, पीएमओ से उत्तराखंड टीम पहुंच चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर में
केदारनाथ दौरा होगा और ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। और रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है, पीएम मोदी के सलाहकार भास्कर खुलबे पहुंचे केदारनाथ धाम और पीएम कार्यालय के उप सचिव गण मंगेश घिल्डियाल पहुंचे हैं केदारनाथ धाम और इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और केदारनाथ में गर्भगृह के दर्शन करने पर तीर्थयात्री भड़क गए और इसके साथ ही यात्रियों को गर्भगृह के दर्शन करने की अनुमति नहीं है, जिसके तहत यात्री इस पर भड़क गए और पीएम के दोनों अधिकारियों के गर्भगृह के दर्शन करने पर विरोध जताया है। और रुड़की से हमारे साथ रोहित डिमरी जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरह से गर्भगृह में यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है और ये दोनों ही अधिकारी बेहद ही खास है, तो क्या इनको जाने की अनुमति दी गई है या नहीं? ये जैसे कि आज सुबह गए तो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी सलाहकार जो भास्कर खुलबे हैं और उप सचिव हैं मंगेश घिल्डियाल आज सुबह 8 बजे करीब केदारनाथ मंदिर पहुंचे और सबसे पहले इन्होंने मंदिर में दर्शन किया, वो गर्भगृह में भी इन्होंने दर्शन किया। जिसके बाद ये लोग बाहर आए तो यात्री हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा खुलने के बाद, उनमें खासा आक्रोश दिखा गया। उन्होंने कहा कि जब तीर्थ यात्री आम तीर्थ यात्री हैं उन्हें दर्शन गर्भगृह के नहीं करने दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो उच्च अधिकारी है उनको दर्शन कैसे किए जा रहे हैं, ऐसे उनमें आक्रोश बढ़ गया। काफी देर तक यह हंगामा भी चलता रहा यात्रियों का और उसके बाद पूरी समाज है उन लोगों को समझाया, अतः जाके मामला सुलझ पाया। कह सकते हैं कि आज दोनों ही अधिकारी जब यहाँ पहुंचे थे तो उसके बाद उन्होंने निरीक्षण भी किया। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण काम चल रहे हैं काफी लंबे समय से आज तक के बाद से, और अब तक जो निर्माण कार्य है वो दूसरे चरण चल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट के तहत। आज उन्होंने यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब वे बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे, वहाँ भी दर्शन के बाद निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। रोहित, जिस तरह से निर्माण कार्यों का भी जायजा लेने पहुंचे हैं दोनों ही अधिकारी, तो क्या कुछ जानकारी है इस विषय को लेकर? जैसे कि कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके दूसरे चरण का काम यहाँ पे चल रहा है। शंकराचार्य समाधि स्थल, स्नान घाट के अलावा अन्य जो काम यहाँ पे होने हैं, जैसे कि सरकारी भवन बनने हैं, पुलिस थाना बनना है, अस्पताल बनना है, तो इन कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। क्योंकि यहाँ पे 2 कंपनियां काम कर रहे हैं इस दौरान, एक साई कंस्ट्रक्शन है और एक वुड स्टोन कंपनी है जो यहाँ पे कार्य करने में जुटी हुई है। तो इन्होंने सख्त निर्देश अधिकारी को दिए हैं, जो कर्मचारी यहाँ पे उनको दिए गए हैं कि जो कार्य है उनमें तेजी लाई जाए, कार्य को टाइम से किया जाए, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर देख सकें कि व्यवस्थाएं जुटा सकें। सबसे पहले यहाँ पे शंकराचार्य समाधि स्थल काम है तो उन्होंने उसको जायजा लिया, वहाँ पर देखा कि स्थिति कितनी है। तो यहाँ पर कर्मचारी ने बताया कि शंकराचार्य समाधि स्थल कार्य है वह इस वर्ष पूरा हो जाएगा। अगले जो यात्रा ट्रेन खुलेगी तो उस समय शंकराचार्य समाधि स्थल के दर्शन जो यात्री हैं आएंगे उनके हो पाएंगे। जाकर इसके बाद यहाँ से चलेगी। जी रोहित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से पीएम कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे थे और केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उत्तरकाशी से खबर आ रही है, 4 धाम यात्रा में यात्रियों की हो रही है परेशानी। आपको ये भी बता दें कि 4 धाम यात्रा में यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों को चेकिंग पोस्ट पर भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और 4 धाम यात्रा खोलने को लेकर प्रचार प्रसार नहीं हुआ। बाहरी राज्यों से आ रहे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा में यात्रियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को कहना है कि पहले से प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें जानकारी नहीं मिल सकी। बोर्ड की साइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी उन्हें दिक्कतें हो रही हैं और 10 से 15 दिनों के बाद भी धामों में जाने की अनुमति मिल रही है यात्रियों। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अनिल रावत जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चेकिंग पोस्ट पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी वंदना, मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है 4 धाम यात्रा खोल तो दी गई है, लेकिन कहीं न कहीं जो है
चार धाम आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको जो है कहीं ना कहीं जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा की बात करें तो इसमें कम से कम 400 लोगों की, यमुनोत्री धाम की बात करें 800 लोग जो है गंगोत्री की बात करें, इसमें एक तो ये दिक्कत आ रही कि जो है 400 से ज्यादा लोग जो है यमुनोत्री धाम के लिए जो है श्रद्धालु आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी ये जो दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वंदना, मैं ये बता दूं कि उसमें जो है देवस्थानम जो बोर्ड उत्तराखंड सरकार ने जो बनाया है, उसमें जो है उनकी जो वेबसाइट बनी हुई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है देवस्थानम बोर्ड की जो वेबसाइट बनी है वो बिल्कुल जो है लॉक है, उसमें कोई भी जो है पंजीकृत नहीं हो पा रहा है, जिसमें जो है यात्रियों को कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी अनिल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि यात्रियों को परेशानी ना हो तो इसके लिए प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ तैयारियां की गई है या फिर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी वंदना, मैं ये बता दूं आपको कि भले ये कहें हम बिल्कुल कि सरकार के द्वारा की बात करें या प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आधा अधूरी जो तैयारी सामने नजर आ रही है, जिससे जो है यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जी अनिल, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं खबर चार धाम से संबंधित, चार धाम यात्रा खोलने को लेकर के प्रचार प्रसार नहीं हुआ, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है और काउंटर पर जो यात्री हैं वो लाइन लगाते दिखाई दे रहे हैं। और देहरादून से खबर है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नैनीताल चंपावत में बारिश होने की संभावना जताई गई है और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की आशंका भी जताई गई है। बारिश की आशंका के चलते भारी बारिश की आशंका और इसके साथ ही येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। नैनीताल चंपावत में बारिश होने की संभावना है और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल चंपावत में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की आशंका है। और कानपुर से खबर है, पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, शव मिलने पर अफरा तफरी मच गई है और कल दोपहर से ही युवक लापता था। कानपुर क्षेत्र लंढौरा के जैनपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कल रात से ही युवक लापता था। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, शव मिलने से अफरा तफरी मच गई है और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता राम गोपाल जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? के द्वारा जब से गिरफ्तारी आनंद की हुई है उसके बाद से जो एचआरडी है उसका भी जो है शिकंजा अब लगातार कसता जा रहा है, यानी कि जो आश्रम है उसको सील कर दिया गया है। जी राम गोपाल जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो कल दोपहर से युवक लापता था। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, पेड़ पर लटका मिला युवक का शव और शव मिलने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने उनके आश्रम को सील करने की कार्रवाई की है।
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी है कि सूचना मिलते ही आनंदगिरी के आश्रम को सील कर दिया है। इसके साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उस क्षेत्र के जेई को भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। बता दें कि इससे पहले भी 13 मई को आनंदगिरी के आश्रम को सील किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आनंदगिरी आश्रम में रहकर निर्माण करा रहे थे। अब जब नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत के प्रकरण में यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, तो हरिद्वार के प्रशासन ने उस आश्रम को दोबारा सील कर दिया है। देखिए, ये आनंद गिरी का आश्रम था ये, और आज इसकी जब जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि ये 13 मई को ये आश्रम सील किया गया था और उसके उपरांत उस सील को हटाने का कोई भी आदेश प्राधिकरण से विधिवत जारी नहीं हुआ था। जैसे ही यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का मैंने निर्देश दिया, और तत्क्रम में सर्वप्रथम तो उस क्षेत्र के जो जेई हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील टूटी है। दूसरी कार्रवाई ये हुई कि प्राधिकरण की पूरी टीम वहाँ गई और उसने उस पूरे परिसर को सील कर दिया है, और थोड़ी देर में उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त उस आश्रम के जो वहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे उनको एक नोटिस भी सर्व की गई है कि किन परिस्थितियों में सील तोड़ी गई है और इसका जवाब तत्काल दें। इसके जवाब आने के उपरांत हमारा जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें जो प्रोविज़न है उसके तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार यदि कोई सील की कार्रवाई की गई है, यदि उसको कोई तोड़ता है तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ मंदिर में कई महीनों से सन्नाटा पसरा है, जो यात्रा खुलने के बाद दूर हो गया था। यात्रा खुलने के बाद से प्रत्येक दिन 500 के लगभग भक्त बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। यात्रियों की आवाजाही होने से धाम में छाई वीरानी भी दूर हो गई है। तो वहीं इस वर्ष की केदारनाथ यात्रा 18 सितंबर से शुरू हुई थी। 5 दिन में 3000 के करीब यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि यात्रा करने के लिए ई पास लागू किया गया है। ई पास होने के बाद ही यात्रियों को केदारनाथ भेजा जा रहा है। यात्रियों की आवाजाही होने के बाद इन दिनों केदार नगरी का नजारा ही बदल गया है। खबर डोईवाला से है। खबर डोईवाला के ब्लॉक के रानी पोखरी से है, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पिछले लंबे समय से गणित के शिक्षक के न होने के कारण कक्षा 6 से 9 तक गणित विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो वहीं स्कूल में छात्राओं के लिए रखे कंप्यूटर भी शिक्षक न होने के कारण कंप्यूटर शिक्षा से अनजान थे। स्कूल में छात्राओं की समस्याओं का जब रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी को पता लगा, तो ग्राम प्रधान ने अपने निजी प्रयासों से अपने स्तर से मानदेय पर 2 शिक्षकों को व्यवस्था कर स्कूल में रखा। प्रधान के इस प्रयास से स्कूल की छात्राओं में खुशी देखने को मिली। स्कूल के प्रिंसिपल गीता जायसवाल के छात्र स्कूल के छात्र अर्चना ने प्रधान सुधीर रतूड़ी को शिक्षक व्यवस्था देने पर धन्यवाद व्यक्त किया है। कल ही मालूम चला था कि यहाँ पर कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों की जो है मैथ की टीचर नहीं है, और कंप्यूटर भी यहाँ पर काफ़ी समय से ला के रखे हैं, उनके लिए भी कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो फिर मैंने कल इसको तुरंत संज्ञान में लेके मैंने कहा कि मैं 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर 2 शिक्षक व्यवस्था कर दूँगा। और फिर मैंने कल ही लोगों से सुझाव मांगे थे, तो काफ़ी बच्चों के आ गए कि हम लोग वहाँ पर शिक्षा दे देंगे। तो मैथ के तो मैं सोच रहा हूँ कि मंडे से ही, अब 2 दिन रह गए तो मैं मंडे से मैथ का टीचर आ गए हैं यहाँ पर। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर रुड़की से है, जहां कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की आंखों पर चश्मा लगने तक की नौबत आ खड़ी पड़ी है। अस्पताल में भी आंखों के मरीजों में बच्चों की तादाद ज़्यादा है। हालांकि अब स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन लंबे अरसे ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद बच्चों को नज़र की तकलीफ होना सामने आ रही है। रुड़की के सिविल अस्पताल में कोरोना काल के चलते आंखों की परेशानी को लेकर ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। कुछ समय पहले तक आंखों की परेशानी को लेकर सिविल अस्पताल में बच्चे काफ़ी कम संख्या में पहुंचते थे, लेकिन अब उनकी यह संख्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है। असर पड़ा है बच्चों को। मेरी एक बेटी है 11th क्लास में है अभी, और उसको समझो 3-4 नंबर का चश्मा चढ़ चुका है ऑलरेडी। और जैसा कि मेरा बेटा छोटी क्लास में है, 1st क्लास में है, अभी ABN स्कूल में पढ़ता है रुड़की, तो 1-1.5 घंटे की क्लास चलती है। तो इस पे तो हम फिलहाल कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का स्वभाव में बहुत फ़र्क पड़ गया है, चिड़चिड़े हो गए हैं बच्चे। थोड़ा सा ये इस समय दुर्भाग्य का कारण है कि कोरोना के होते हुए थोड़ा सा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिससे मोबाइल और लैपटॉप का यूज ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा ड्राइनेस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, रिफ्रैक्टिव एरर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों में आती है। उत्तराखंड के तराई में बसने वाले किसानों और सिख समुदाय को चुनावी दंगल में रिझाने की राजनीतिक दलों की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने हथकंडे अपना रहे हैं। वर्ग किसान आंदोलन के चलते भाजपा से नाराज चल रहे किसानों को भाजपा कैसे अपने पाले में खींचता है और सत्ता से विमुख कांग्रेस कैसे रिझाती है, इसके लिए हर कोई अपनी बिसात बिछाने में लगा हुआ है। देखिए ये काशीपुर से एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए हर समीकरण को साधने में जुटी है। इसके लिए पार्टी हर मोर्चे पर विपक्ष की घेराबंदी की रणनीति बना चुकी है। युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपने के साथ ही बीजेपी डैमेज कंट्रोल को भी लगातार नौकरशाही से लेकर पार्टी स्तर और संवैधानिक पदों पर भी सभी समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव SS संधू को बनाया गया। हाल ही में पार्टी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए, इसमें सरदार RP सिंह को सह प्रभारी बनाया गया। वहीं अब राज्यपाल पद पर सिख समुदाय और आर्मी बैकग्राउंड से रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड लाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी सिखों को महत्व देती आई है और सिखों को अपने साथ जोड़ कर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। लोग जो ये कह रहे हैं कि राज्यपाल या कोई और पद पर भारतीय जनता पार्टी सिख को ले आई है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में लेके जाना था, इसलिए और उन्हें आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो दूसरी बात यह है कि सिख किसान भाई जो हैं वो कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन जो कानून आया वो बहुत सही आया, उसमें परिवर्तन की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अभी अगर सिख विरोधी या सिखों के खिलाफ कोई ऐसी बात होती तो अभी जो बाजपुर में 5600 कुछ एकड़ जमीन का मसला था, उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निपटा दिया और उसमें जो है वो जो रोक लगी हुई थी, जो प्रतिबंध लगे हुए थे, वो हटा दिए। तो ये कुछ ही लोग जो हैं वो इस तरीके की बातें पैदा कर रहे हैं। ना पंजाबी ना सिख भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है। आने वाला चुनाव बता देगा कि कितने सिख भाई कितने पंजाबी भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। पूरे ऊधम सिंह नगर में 9 की 9 सीटें भाजपा जीत के आने वाली है और उसमें सिखों का और पंजाबियों का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को रहना। उत्तराखंड में किसानों के हरिद्वार, नैनीताल, US नगर, देहरादून जैसे जिलों में सीधा सीधा असर है। सिख समुदायों का उत्तराखंड में पवित्र धाम हेमकुंड साहिब भी है। इस कारण सिख समुदायों का उत्तराखंड से अलग लगाव है। यही कारण है कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया था। कांग्रेस की तराई क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा और पूर्व CM हरीश रावत का पंजाब के साथ ही सिख समुदायों को लेकर चुनावी रणनीति से बीजेपी की चुनावी टेंशन बढ़ गई है। इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। अब किसान भी जाग चुका है, वह समझ चुका कि ये सब चुनावी इनके चालें हैं, षड्यंत्र हैं और कुछ नहीं है। अगर इन्होंने किसी को सिख समुदाय से या किसी किसान समुदाय से उच्च पद पर लेके जाना था तो 4.5 साल पहले क्यों उन्हें याद नहीं आई। अब इन्हें 2 महीने में क्यों याद आ रहा है। 2-3 महीने का कार्यकाल बचा है।
आगे विधानसभा के इलेक्शन, ये सब इनके चुनावी हथकंडे हैं। इसका अब वोटरों पे कोई असर नहीं होगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम भाजपा का पुरजोर विरोध करते रहेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है आज जो सिख समुदाय उनके बहुत बड़े पक्ष में था, मोदी जी को बनवाने में, प्रदेश में सरकार उत्तराखंड में बनवाने में हमारे सिख भाइयों का, हमारे किसान भाइयों का और मजदूर भाइयों का एक बहुत बड़ा योगदान था। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने किसान भाइयों को, सिख भाइयों को और मजदूर भाइयों को अपनी तरफ लुभावने के लिए उनको कहीं ना कहीं धनबल का, सत्ता का और इस प्रकार के सर्वोच्च पदों पर आसीन कर फिर से गुमराह करने का कार्य कर रही है। लेकिन उत्तराखंड की जनता और पांचों राज्य जहां जहां 2022 में चुनाव होने हैं, वो किसी भी कीमत पर गुमराह नहीं होगी। वो भारतीय जनता पार्टी से अपना पीछा, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। बहरहाल 2022 का चुनावी दंगल काफी दिलचस्प होने लगा है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों के मतदाताओं की भी इस चुनावी समर में अहम भूमिका रहने वाली है। वहीं किसानों की नाराजगी और सिख समुदाय से भाजपा की बेरुखी किसी से छुपी नहीं है। इसी डैमेज कंट्रोल में भाजपा पूरी तरह से जुट गई है, तो प्रदेश की सत्ता से उत्तरी कांग्रेस भी मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह से फोकस करते हुए किसानों और सिख समुदायों की हितैषी बनकर खुद को सामने कर रही है। देखना ये होगा कि आखिर ये दोनों ही राजनीतिक दल अपने हथकंडों में कितने सफल हो पाते हैं और कितना वोट बैंक खींच पाते हैं। के न्यूज इंडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।